अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सोनिया और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी कोएगुलेंट और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के बारे में। सो ड्रग्स दैट अफेक्ट हीमाटोलॉजिकल सिस्टम, ये वाली कैटेगरी सीरीज़ हमारी चल रही है फार्माकोलॉजी में। जिसमें हमने हेमाटोनिक ड्रग की कैटेगरी कवर कर ली है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटी कोएगुलेंट एंड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स को। व्हाट आर द एंटी कोएगुलेंट्स? हाँ, ओके। एंटी मीन्स अगेंस्ट और कोआगुलेंट का मतलब है ब्लड क्लॉट, यानी वो ड्रग्स जो हम ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस की फॉर्मेशन और उसकी एक्सटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम एंटी कोएगुलेंट कहते हैं। ओके, वेरी सिंपल। एंटी कोएगुलेंट क्या है? एंटी कोएगुलेंट्स आर ड्रग्स दैट आर यूज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ थ्रोम्बस या फिर ब्लड क्लॉट। अब ब्लड क्लॉट और थ्रोम्बस सेम ही बात है, ब्लड क्लॉट को ही हम थ्रोम्बस बोलते हैं। देन एक अदर पॉइंट है, वो क्या है कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो ये समझते हैं कि एंटी कोएगुलेंट और थ्रोम्बोलाइटिक जो ड्रग्स हैं वो सेम ही, दोनों ही ब्लड थिनर है, उनका काम जो है ना वो सेम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग कैटेगरी है, इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस कौन सा है कि जो एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स है वो एग्जिस्टिंग थ्रोम्बस यानी जो ब्लड क्लॉट पहले से बना हुआ है बॉडी के अंदर, उसका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही उस एग्जिस्टिंग ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस को रिवर्स या फिर डैमेज कर सकती है। हाँ, लेकिन अगर हम एंटी कोएगुलेंट की थेरेपी दे रहे हैं तो वो मज़ीद क्लॉट फॉर्मेशन नहीं करने देगी। ये इसकी खास पॉइंट है, ये इसकी खास मेन पॉइंट है कि ये जो एंटी कोएगुलेंट्स होती हैं वो यूज़ होती हैं एज अ प्रोफाइलैक्स के तौर पे। अब ये प्रोफाइलैक्स का मतलब क्या होता है? प्रोफाइलैक्स का मतलब है, अगर आपको पता है कि इस पेशेंट में क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क है तो उसके लिए आप पहले से ही एंटी कोएगुलेंट थेरेपी दे सकते हैं, जो कि क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट्स। ओके, ये इसकी मेन पॉइंट है और यही मेन डिफरेंस होता है एंटी कोएगुलेंट्स का थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग से। ये सारी जो भी चीज़ें लिखी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नाउ नीचे देखते हैं, अल्दो दे डू नॉट थिन द ब्लड। अब जो एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं ना, ये ब्लड को थिन नहीं करते, दे आर समटाइम्स कॉल्ड ब्लड थिनर बाय द पेशेंट। मोस्टली इनको पेशेंट या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि दीज आर दी ब्लड थिनर। ओके, अब जो एंटी कोएगुलेंट्स है वो किस तरह से डिवाइडेड है? एंटी कोएगुलेंट एक ग्रुप है ड्रग्स का जो कि इंक्लूड करता है वारफारिन, उसके अलावा एनेंसिडायोन और उसके अलावा हेपारिन। ठीक है, तो वन बाय वन करके इन सबको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये थी एंटी कोएगुलेंट और उसके अलावा है हमारे पास दूसरा थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, वेयर एवर्स दी एंटी कोएगुलेंट प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। एंटीकोएगुलेंट्स प्रिवेंट करती है थ्रोम्बस फॉर्मेशन को, लेकिन जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स है, थ्रोम्बो यानी थ्रोम्बस और लाइटिक यानी ब्रेकडाउन। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब है वो ड्रग्स जो थ्रोम्बस को ब्रेक करे, उसको डिजोल्व करे, ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करे बॉडी में, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये पॉइंट आपने एनी हाउ याद कर लेनी है। ओके, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स डिजोल्व ब्लड क्लॉट्स दैट हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड विथ इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स है वो ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करती है जो कि पहले से बने हुए हैं ब्लड वेसल्स में। These drugs reopen blood vessel after they become occluded। अब ये जो ड्रग्स होती हैं ये रीओपन करती है ब्लड वेसल को। रीओपन कैसे करती हैं? क्योंकि थ्रोम्बस जो बन गया है, थ्रोम्बस की वजह से जो वीन्स या फिर जो आर्टरीज, ब्लड वेसल जो है सिंपली वो नेरो हो गई हैं और उसके अलावा उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। तो जब हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देते हैं वो क्या करती हैं? वो उन थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करती हैं और रीओपन करती हैं ब्लड वेसल को। Another term used to identify the thrombolytic drug is फेब्रोलाइटिक ड्रग। अब फेब्रोलाइटिक ड्रग भी इनको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फॉर्मेशन करवाती है उस प्रोटीन या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? फिब्रिन बोलते हैं। ठीक है, तो उस फिब्रिन को ब्रेक करने के लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? फेब्रोलाइटिक ड्रग्स। ओके, फेब्रोलाइटिक ड्रग्स हो या फिर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हो, बात सेम ही है। ईच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ ड्रग्स इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। ये सारी जो इनकी जो कैटेगरी है ये सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले आपको इनका कंसेप्ट समझना होगा, हीमोस्टेसिस और उसके अलावा थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे इन ड्रग्स के बारे में। पहले आप हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बस फॉर्मेशन को सीख लें। स्टार्ट करते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या है?
हीमो यानी ब्लड और स्टेसिस यानी किसी चीज़ का रुक जाना, वहाँ पर ठहर जाना, उसको हम बोलते हैं स्टेसिस। सो हीमोस्टेसिस एक प्रोसेस है जो कि स्टॉप करता है ब्लीडिंग को इन ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल में ब्लड को स्टॉप करता है। नॉर्मल हीमोस्टेसिस इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। अब नॉर्मली जो हीमोस्टेसिस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर, जो हम डिस्कस करेंगे। नीचे एक फिगर दी गई है जिसमें पूरा कोगुलेशन पैथवे लिखा हुआ है और जिसमें फैक्टर्स जो भी इन्वॉल्व हैं उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो द कोगुलेशन कैस्केड इज सो नेम्ड बिकॉज एज ईच फैक्टर इज एक्टिवेटेड इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट दैट एनहांस द नेक्स्ट रिएक्शन। अब जो कोगुलेशन होता है वो एक कैस्केड, इसको हम कैस्केड भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स या फिर जो भी कंपोनेंट्स जो यूज़ होती हैं ब्लड क्लॉट के लिए, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स में, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। अगर एक बार भी किसी ने उनको स्टिमुलेट कर दिया, उनको जगा दिया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा प्रोसेस चलता रहता है जब तक लास्ट में फिब्रिन ना बने। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करते रहते हैं और यूज़ होते हैं एज अ catalyst that enhance the next reaction with the net result being a large collection of fibrin, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिब्रिन की कलेक्शन हो जाती है जो कि एक प्लग बना देती है ब्लड वेसल्स में। सो फिब्रिन क्या है? फिब्रिन इज द इनसोल्यूबल प्रोटीन डेट इज इसेंशियल टू क्लॉट फॉर्मेशन। फिब्रिन एक इनसोल्यूबल प्रोटीन है जो कि इसेंशियल है किसके लिए? ब्लड की क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। सो ये सिंपल कंसेप्ट है किसका? हीमोस्टेसिस का। हीमोस्टेसिस में सिंपली ब्लीडिंग स्टॉप होती है और ब्लीडिंग स्टॉप होने की वजह से वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, ये सिंपल हीमोस्टेसिस है। देन है थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस क्या है? थ्रोम्बस का मतलब है ब्लड क्लॉट, सो थ्रोम्बोसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। अब ये किस तरह से फॉर्म होता है? अ थ्रोम्बस में फॉर्म इन एनी वेसल। अब जो थ्रोम्बस है वो किसी भी ब्लड वेसल में फॉर्म हो सकता है, इधर वो आर्टरी है या फिर वीन है। ठीक है, आर्टरी या फिर वीन में व्हेन ब्लड फ्लो इज इम्पेडेड। अगर आर्टरी या फिर वीन में ब्लड फ्लो किसी भी कारण की वजह से डिस्टर्ब हो गया है या फिर रुक गया है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल अ वीनस थ्रोम्बस कैन डेवलप एज द रिजल्ट ऑफ वीनस स्टेसिस। अब जो वीनस थ्रोम्बस बनता है वो किसकी वजह से बनता है? जब वीनस में स्टेसिस हो जाए। वीनस स्टेसिस यानी वीनस वाला जो ब्लड है वो रुक जाए, उसकी वजह से जो थ्रोम्बस बनता है उसको हम बोलते हैं वीनस थ्रोम्बस। ठीक है, डिक्रीज ब्लड फ्लो। और उसके अलावा दूसरा क्या काज हो सकता है? इंजरी टू द वेसल वॉल और अल्टर्ड ब्लड कोगुलेशन, या फिर ब्लड कोगुलेशन अल्टर्ड हो गई है तो उसकी वजह से क्या बनता है? वीनस थ्रोम्बस। So, venous thrombosis most often occur in the lower extremities and is associated with venous stasis. अब जो मोस्टली वीनस थ्रोम्बोसिस बनता है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे बनता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब है यानी जो लेग्स हैं हमारी, ठीक है, लेग्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है वीनस थ्रोम्बोसिस की फॉर्मेशन का, क्योंकि वहाँ पर बहुत रिस्क होता है किसका? वीनस स्टेसिस का। उसके अलावा है डीप वीन थ्रोम्बोसिस। अब डीप वीन थ्रोम्बोसिस, जिसको हम डीवीटी भी बोलते हैं, इट अकर्स इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एंड इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस। अब ये डीप वीन थ्रोम्बस किसका टाइप है? वीनस थ्रोम्बोसिस का। और ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि कहाँ पर अकर होता है? ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे अकर होता है। उसके अलावा है आर्टेरियल थ्रोम्बस। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस कैन अकर बिकॉज ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस और एरिथमियास। अब पहले हमने बात की वीनस की, अब हम बात कर रहे हैं आर्टरीज की। जो आर्टरीज में थ्रोम्बस बनता है उसको हम बोलते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, जो कि किसकी वजह से फॉर्म होता है? आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? जो आर्टरीज होती हैं वो किसी भी कारण की वजह से नैरो हो जाती है, आइदर उसमें कोलेस्ट्रॉल की जमा हो गया है या फिर उसके अलावा प्लग फॉर्मेशन हो गई है। तो किसी भी कारण की वजह से जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो गई हैं। जब ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं तो उसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ पर नैरो साइड आ जाए तो वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो जाती है। और इसके अलावा इसका सेकंड क्या काज है? एरिथमियास। ठीक है, जो रिदम है हार्ट का वो डिस्टर्ब हो गया है,
या फिर एरिथमियास जिसको हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस हो सकती है, सच एज आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ठीक है, सो द थ्रोम्बस में बिगन स्मॉल बट फिब्रिन प्लेटिलेट एंड रेड ब्लड सेल अटैच टू द थ्रोम्बस। अब जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है पहले तो वो स्मॉल हो सकता है, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिब्रिन प्लेटिलेट रेड ब्लड सेल क्या करेंगे, उस थ्रोम्बस से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे इतने सेल्स अटैच हो जाएंगे उस थ्रोम्बस से, तो उसकी जो साइज़ है और शेप है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो व्हेन अ थ्रोम्बस डी अटैच itself from the wall of the vessel and is carried along the blood stream, it become an embolus। अब यहाँ पर भी आपको MCQs आ सकता है कि अगर जो थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस मोस्टली ब्लड वॉल से अटैच होता है जब, तब उसको हम बोलते हैं वो क्या है, थ्रोम्बस। जब वो थ्रोम्बस खुद को उस ब्लड वेसल की वॉल से डी अटैच करता है और ब्लड में फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं फिर एम्बोलस। थ्रोम्बस वो होता है जो ब्लड वॉल से अटैच होता है, और एम्बोलस वो होता है जो ब्लड स्ट्रीम या फिर जो ब्लड वेसल है उनमें ट्रेवल करता है। ओके, सो द एम्बोलस ट्रेवल अंटिल इट रीच अ वेसल दैट इज टू स्मॉल टू परमिट्स इट्स पैसेज। अब ये जो एम्बोलस है वो तब तक ट्रेवल करता रहता है जब तक इसको अपनी साइज़ की या फिर बहुत ज़्यादा नेरो वेसल ना मिले जहाँ पर वो क्या करे, फंस जाए। ठीक है, जहाँ पर वो फंस गया तो बस वहाँ पर वो क्या बनाएगा, फिर से थ्रोम्बस बनाएगा। सो इफ़ द एम्बोलाई गोज टू द लंग्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट द पल्मोनरी वेसल, फॉर एग्जाम्पल ये जो एम्बोलस है ये चलता चलता कहाँ पर पहुँच गया, लंग्स के तरफ पहुँच गया, और वहाँ पर उसने क्या करवाई, ऑब्स्ट्रक्शन करवाई, तो उसको हम बोलेंगे क्या, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर PE। सिमिलरली इफ द एम्बोलिज्म डीअटैच एंड ओक्यूलेट्स अ वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट, अगर जो एम्बोलस है वो ट्रेवल करते करते हार्ट में जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसमें चला जाए, तो वो क्या काज करवाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, एम्बोलस चलते चलते उस कोरोनरी आर्टरी में आ गया, कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, वहाँ पर वो क्या करेगा, वहाँ पर वो जाकर एम्बोलस जाकर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन बनाएगा, वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगी, और मज़ीद जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट तक नहीं पहुँचेगा। अब हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होगा, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो द एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स आर यूज्ड प्रोफाइलेटिकली इन पेशेंट हु आर एट हाई रिस्क फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। अब जो हम एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग देते हैं वो हम प्रोफाइलेटिकली यूज़ करते हैं इन पेशेंट, जो उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जिसमें हाई रिस्क होता है क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। ओके, आई थिंक आपको एंटीकोएगुलेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसके लिए हम यूज़ करते हैं, और उसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोस, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ हम देखेंगे कि जो कोएगुलेशन वाला सिस्टम है, जो क्लॉट फॉर्मेशन है, वो किस तरह से बनती है। तो हमने ऊपर डिस्कस किया हीमोस्टेसिस में कि जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होती है या तो एक्सट्रिंसिक काज की वजह से हो सकती है या फिर इंट्रिंसिक काज की वजह से हो सकती है। नीचे पहले इसका हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर ऊपर डायग्राम में देखेंगे। सो पैराग्राफ क्या बोल रहा है इसका, द ब्लड क्लॉटिंग पाथवे और ब्लड कोगुलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिब्रिन क्लॉट। अब जो ब्लड कोगुलेशन की फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से बनती है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिब्रिन किसी भी जगह पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन बनती है। सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लॉट इन्वॉल्व्स अ कैस्केड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। अब ऊपर हमने कैस्केड को भी डिस्कस किया। कैस्केड में हम क्या पढ़ते हैं कि कैस्केड क्या होता है, कैस्केड सिंपली एक इंटरेक्शन है बिटवीन क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लेटिलेट्स एंड अदर सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को एक्टिवेट करती है, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ को एक्टिवेट करती रहती है, और तीसरी चीज़ चौथी चीज़ को एक्टिवेट करती है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक फिब्रिन फॉर्म नहीं होता। ठीक है, जब फिब्रिन फॉर्म हो जाएगा तो फिब्रिन फिर क्या बनवाएगा, फिब्रिन फिर कोगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉट बनवाएगा। ओके,
क्लोटिंग फैक्टर एग्जिस्ट इन द ब्लड इन इनएक्टिव फॉर्म। जो क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड मस्ट बी कन्वर्टेड टू इन एक्टिव फॉर्म बिफोर द नेक्स्ट स्टेप इन द क्लोटिंग पाथवे। अब हमें क्लोटिंग करवानी है तो उन क्लोटिंग फैक्टर को हमने एक्टिव फॉर्म में लाना होगा। सो ईच फैक्टर इज स्टिमुलेटेड इन टर्न अंटिल द प्रोसेस इज कंप्लीट एंड फिब्रिन क्लॉट इज फॉर्म्ड। अब जो भी फैक्टर हैं वो तब तक स्टिमुलेट करते रहते हैं एक दूसरे को जब तक फिब्रिन क्लॉट ना बन जाए। ओके, सो कौन से वो फैक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं और दूसरे एक्सट्रिंसिक होते हैं। सो द इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक का मतलब है जो अंदर से पाथवे स्टार्ट हो। ओके, सो द ऑल द कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर क्लॉट फॉर्मेशन इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। अब इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जो भी फैक्टर्स यूज़ होते हैं वो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम में और वो एक्टिवेट करते हैं किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं फैक्टर 3 और फैक्टर 7 को एक्टिवेट करते हैं। ये एक्सट्रिंसिक है, सॉरी इंट्रिंसिक में ये क्या किसको एक्टिवेट करवाते हैं, प्लेटिलेट्स को, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रीकर्सर, और उसके अलावा फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 एंड फैक्टर 12। ओके, नीचे देखते हैं फिर से। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर में इंट्रिंसिक पाथवे में आते हैं और उसके अलावा क्लॉट फॉर्मेशन इन इंट्रिंसिक पाथवेज इनिशिएटेड बाय फैक्टर 12। अब जो क्लॉट फॉर्मेशन इंट्रिंसिक पाथवे में होती है वो किस से इनिशिएट होती है, वो फैक्टर 12 से इनिशिएट होती है। इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे कोगुलेशन इज इनिशिएटेड बाय रिलीज ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब एक्सट्रिंसिक कब क्लॉट फॉर्मेशन होती है, जब किसी भी बंदे को इंजरी हुई है या फिर चोट लगी है तो उस चोट लगने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो जब हमारा सिस्टम नॉर्मल चल रहा होता है तो उसके खिलाफ में क्या कर रहा होता है, इंजरी हुई है तो इंजरी के हिसाब से क्या होगा, जो टिश्यू है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू वाले रिलीज हुई है, वो ब्लड में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अ फैक्टर नॉट फाउंड इन सर्कुलेटिंग ब्लड। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो टिश्यू में ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती है, वो टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है और वो तब निकलती है जब उस टिश्यू को या फिर उस एरिया को इंजरी ना हो। सो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में यही डिफरेंस है। एक्सट्रिंसिक टिश्यू इंजरी की वजह से होता है और इंट्रिंसिक में क्या होता है, प्लेटिलेट, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रीकर्सर, ये सारा कुछ एक्टिवेट होता है। ओके, सो सब इनकी रिजल्ट में क्या होता है, कैल्शियम एक्टिवेट होती है। कैल्शियम क्या करती है, कैल्शियम एक्टिवेट करवाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करता है फैक्टर 5 और फैक्टर 10 को। उसके अलावा फैक्टर 2 को हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, फैक्टर 1 को हम फिब्रिनोजेन बोलते हैं। फिब्रिनोजेन यानी जो फिब्रिन की फॉर्मेशन करवाए। ठीक है, फैक्टर 2 क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन क्या करवाएंगे, फिब्रिन की फॉर्मेशन करवाएंगे। फिब्रिन तो बन गई, अब फिब्रिन ये हमने पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस है वो तब तक चलेगा जब तक फिब्रिन की फॉर्मेशन ना हो। अब यहाँ पर फिब्रिन की फॉर्मेशन हो गई है। अब फिब्रिन हमने ऊपर ये भी पढ़ा कि जब पहले क्लॉट बनता है कि जब वो पहले क्लॉट बनता है तब वो स्मॉल साइज होता है। ठीक है, उसके अलावा उसमें रेड ब्लड सेल, प्लेटिलेट्स और वाइट ब्लड सेल और उसके अलावा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसको हम फैक्टर 13 बोलते हैं। ओके, वो आकर क्या करेंगे, अटैच करते हैं, किससे, फिब्रिन से अटैच करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस क्लॉट की साइज और शेप इंक्रीज होती है। सो ये सिंपल प्रोसेस है थ्रोम्बस की फॉर्मेशन का। आई थिंक आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया कि व्हाट आर द एंटीकोएगुलेंट्स और व्हाट आर द थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। इफ़ यू अंडरस्टूड द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।